जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि रक्षा मंत्रालय अब एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के 114 राफेल जेट्स को लेकर है। इससे पहले आप सबको मालूम है कि 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे गए थे। यही वजह है कि अब MRFA टेंडर निकाला गया। मकसद है कि इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई स्क्वाड्रंस की ताकत को बढ़ाना। लेकिन राफेल से जुड़ी देरी और तकनीकी खामियां दोस्तों अब इस नए सौदे पर सवाल खड़ा कर रही हैं। सबसे पहले दोस्तों ये कि इस टेंडर में कई विदेशी विमान शामिल हैं। पहले साप का ग्रिपिन ई, यूरोफाइटर टाइफून, बोइंग का F-15EX, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, रशिया का Su-35 और MiG-35। मुकाबले में दोस्तों राफेल की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका पुराना रडार सिस्टम। भले ही भारतीय वायुसेना इसको प्रेफर कर रही है। यहाँ पर दोस्तों आज की हवाई लड़ाई की अगर बात की जाए तो एक बड़ा फर्क सामने आता है आईएसआर रडार को लेकर। और जो नए एयरक्राफ्ट है उसमें गैलियम नाइट्राइड आईएसआर रडार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन राफेल में अभी भी पुराना गैलियम आर्सेनाइड रडार का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर अगर गैलियम बेस्ड रडार और गैलियम आर्सेनाइड की बात की जाए तो यहाँ पर गैलियम रडार ज्यादा पावरफुल बीम बना सकता है, दुश्मन को दूर से पहचान सकता है, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव बेहतर कर सकता है। लेकिन वहीं जो गैलियम आर्सेनाइड है दोस्तों, ये इन मामलों में पीछे रह जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरे फाइटर जेट्स है जैसे ग्रिपिन ई, उसमें रेवन ES-05 गैलियम रडार लगा है। यूरोफाइटर टाइफून में कैप्टर ई लगा है जो कि पैनल को घुमा सकता है। F-15EX पर रेथियोन का APJ-82V1 रडार लगा है, जबकि चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी बड़े गैलियम आईएसआर रडार हैं। यानी कि मुकाबले में राफेल का रडार दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस ने हमेशा इस फाइटर जेट को देने में देरी भी की है। इवन फ्रांस की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि गैलियम रडार अपग्रेड में 8 साल की देरी हुई है। फ्रांस पहले ही अपने देश की जरूरतों को पूरा कर रहा है। भारत में अपग्रेड का कोई लोकल यहाँ पर सुविधा भी नहीं है, यानी फैसिलिटी नहीं है। 2012 में जब राफेल फाइटर जेट को चुना गया तो वो सबसे बेहतर फाइटर जेट था, लेकिन 13 साल बीत चुके हैं, तब तक तकनीक काफी आगे निकल चुकी होती है। आज की जंग की अगर बात की जाए तो उसमें नए हथियार और सेंसर चाहिए हमें। यहाँ पर सिर्फ राफेल F-5 वेरिएंट जो है वो इस कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन वो 2030 के बाद ही आ पाएगा। तब तक भारतीय वायुसेना को पुराने रडार के साथ काम चलाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदेगा, वो भी बिना गैलियम बेस्ड रडार के, वो भी 20 से 25% ज्यादा कीमत पर, या फिर दूसरे देशों के फाइटर जेट्स को चुनेगा जिनके हार्डवेयर लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, या भारत खुद कोई नया स्वदेशी प्रोग्राम लगाएगा। हालांकि यहाँ पर DRDO के आईएसआर रडार को लेकर भी बात की गई थी कि उसको राफेल पे लगाया जा सकता है या नहीं, लेकिन आंसर मिला नहीं, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ऊपर से सोर्स कोड को लेकर भी चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर फैसला दोस्तों रक्षा मंत्रालय पर ही छोड़ा जाता है। क्या वो राफेल फाइटर जेट पर भरोसा कर सकती है, या फिर कॉम्पिटिटर्स के नए फाइटर जेट्स को शामिल कर सकती है, या फिर स्वदेशी ताकत पर फोकस कर सकती है। बहुत सारे कारण है दोस्तों राफेल फाइटर जेट डील को लेकर, क्योंकि यहाँ पर राफेल फाइटर जेट न केवल महंगा है बल्कि एक बेहतर फाइटर जेट है भी। लेकिन जो नया आईएसआर रडार आएगा जो गैलियम बेस्ड होगा वो 2030 के आसपास होगा, और ये वही टाइमलाइन है जब हमारा खुद का तेजस मार्क 2 भी तैयार हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना 2040 तक 300 से 400 अनमैन्ड स्टेल्थ जेट्स यानी कि 20 स्क्वाड्रन्स को तैयार करना चाहती है, और ये अलग होंगे 42 स्क्वाड्रन मैन फाइटर जेट से, जिसमें कि दोस्तों कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें कि छोटे छोटे ड्रोन होंगे जो Su-30 TMK, राफेल, तेजस और AMCA के विंगमैन बनेंगे। दूसरा होगा टेक्टिकल स्टेल्थ बॉम्बर्स जो कि 5 से 10 टन के होंगे, दुश्मन के बेस और हाई वैल्यू वाले टारगेट्स पर डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। और तीसरे होंगे अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो कि 10 से 13 टन के होंगे। ऐसे में DRDO को घातक UCAF जो कि लगभग 5th जनरेशन जेट जितना ताकतवर होगा। इसका फायदा ये होगा कि कम कीमत पर ज़्यादा संख्या में मिलेगी, पायलट की जान खतरे में नहीं पड़ेगी, और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य में भारत को जंग में बढ़त मिल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि DRDO को 2028 तक प्रोटोटाइप तैयार करना होगा और HAL को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं भारतीय वायुसेना अब इजराइल के रैमपेज मिसाइलों को अधिक संख्या में खरीदने जा रही है। वायुसेना में इसका नाम HSLD Mark 2 रखा गया है, और ये पहले से Su-30 TMK, जागवार और MiG-29 में लग चुकी है। रैमपेज जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, स्पीड मैक 1.5 से ज़्यादा है, 150 किलो का वॉरहेड ले आ सकती है, GPS/INS प्लस EO गाइडेंस है, यानी कि एकदम सटीक वार करेगी। खासियतों की बात की जाए तो ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर रहते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों इस मिसाइल की कामयाबी देखी गई। इसके अधिक संख्या में आ जाने से दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि एक तो भारत के पास, खास करके भारतीय वायुसेना के पास, स्ट्राइक मिसाइलों की जो संख्या है वो लेयर्ड हो जाएगी। मतलब ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैमपेज और क्रिस्टल मिज। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 100 से 600 किलोमीटर तक हर दूरी पर वार करने वाला हथियार होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत और इजराइल मिलकर रैमपेज को भारत में ही तैयार करेंगे। इसकी कीमत भी घटेगी, सप्लाई चेन भी सुरक्षित रहेगी, और भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वहीं भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल भारतीय सेना अब अपने पुरानी बोफोर्स FS-77B होवित्जर पर आधुनिक क्यूमेंस का इंजन लगा रही है। ये इंजन पहले से ही स्वदेशी धनुष तोप में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों बोफोर्स का जो पुराना वोल्वो B-20 इंजन है वो 1980 के दशक में ही बंद हो चुका है। स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, इससे तोपों के ऑपरेशनल रेडीनेस पर असर पड़ रहा था। क्यूमेंस इंजन फिट करने के लिए 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में रीडिजाइन और फिटिंग का काम किया गया है। नए कंट्रोल सिस्टम,
इंजन माउंट और ड्राइवर ट्रेन के साथ इसे पूरी तरीके से एडजस्ट किया गया है। ट्रायल्स में ये तोपें और भी ज्यादा भरोसेमंद और फ्यूल एफिशिएंट साबित हुई हैं। मतलब साफ है कि बोफोर्स तोप अब कई सालों तक भारत की सर्विस में बनी रहेंगी। इंजन का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, इससे स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस आसान होगा और ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह ऑपरेशन आसान होगा। दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो ने बताया कि उनकी K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर में अब 83% इंडिजिनस कंटेंट हो चुका है। 155 mm/52 कैलिबर की ये ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर है जो कि साउथ कोरिया के K9 थंडर पर बेस्ड है और इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया। यहाँ पर 83% हिस्से भारत में बनना एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंजन, ट्रांसमिशन और गन बैरल अभी भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं और ये तीनों मिलकर एक यूनिट की लागत का लगभग 50% हिस्सा है। हालांकि फायदा तो ये है कि मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा मिला है, भारत में बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट और सप्लाई चेन का डेवलपमेंट भी हुआ है और बॉर्डर वाले इलाके खास करके LAC पर इनकी तैनाती से भारत की क्षमता भी बढ़ी है। वहीं दोस्तों फ्रांस की साफरान और भारत की GTRA मिलकर अगले 12 सालों में 9 प्रोटोटाइप इंजन बनाएंगे, यानी कि 9 की संख्या में प्रोटोटाइप इंजन तैयार किए जाएंगे। शुरुआत में इंजनों की ताकत होगी 120 किलोमीटर, बाद में इसे बढ़ाकर 140 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा और ये इंजन भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि TEDBF जो भारतीय नौसेना का है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बात साफ हो जाती है कि भारत को खुद का फाइटर जेट इंजन मिलेगा और विदेशी निर्भरता इससे घटेगी और नए इंजनों से फाइटर जेट्स की रफ्तार, रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता बढ़ेगी। साफरान का एक्सपीरियंस प्लस GTRE का रिसर्च भारत के लिए एक कस्टमाइज इंजन तैयार करेंगे। 12 साल का टाइम जो है वो इसलिए भी यहाँ पर रखा गया है क्योंकि फाइटर जेट इंजन बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें बार बार टेस्टिंग और सुधार की जरूरत होती है ताकि परफॉर्मेंस और सुरक्षा दोनों बेहतरीन हो। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने 2020 में राफेल फाइटर जेट्स को शामिल किया था, लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अब अपने इन फाइटर जेट्स को F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करेगा या फिर सीधे 2030 में आने वाले F5 वर्जन का इंतजार करेगा। राफेल F4 की खासियतों की बात की जाए तो इसका बेहतर एवियोनिक्स और सेंसर्स है, मजबूत नेटवर्किंग है, नए हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि F4 अभी भी एक बड़ी छलांग है लेकिन भविष्य के लिए लिमिटेड है। राफेल F5 दोस्तों यहाँ पर काफी खास होने वाला है क्योंकि इसमें M88 TREX इंजन होगा जो ज़्यादा ताकत और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। UCAF का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि ड्रोन विंगमैन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ सकता है, यानी कि F5 एक मदरशिप भी बन सकता है। हालांकि यहाँ पर F5 वाले वेरिएंट के काफ़ी फायदे मिलेंगे। 2040 के बाद भी ये उपयोगी रहेगा, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ड्रोन के साथ दुश्मन पर हमला कर सकता है। इवन इसका बेहतर इंजन है जो कि लगभग 5th जनरेशन जेट जैसी ताकत रखता है। वहीं F4 में अगर अपग्रेड करते हैं तो F4 के कई नुकसान है, जैसे कि F4 जल्दी तो मिल जाएगा लेकिन F5 आने तक ये पुराना लगेगा। बाद में F4 से F5 में अपग्रेड करना काफ़ी महंगा और मुश्किल होगा और बजट पर भी प्रेशर पड़ेगा। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को सीधा राफेल F5 ही लेना चाहिए। इसमें पैसा भी बचेगा और भारत के पास भविष्य की जंग लड़ने वाला प्लेटफॉर्म भी होगा। वहीं भारतीय वायुसेना दोस्तों अब पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली है जो कि 25 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसे चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को परखना, सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना, अलग अलग हालात में तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता दिखाना। वहीं दोस्तों DRDO की GTRE ने एक नया सिस्टम बनाया है जो कि एडवांस फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, जिसे कि AFADEC कहा जाता है। और ये जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है ये फाइटर जेट के इंजनों को पूरी तरह कंप्यूटर से कंट्रोल करता है। खास बात यह कि अब इसे मैनुअल बैकअप की जरूरत नहीं है। इससे इंजन ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो गया और भारत का जो खुद का एडवांस फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है वो इंजन की सेहत और लाइफ को लगातार मॉनिटर करेगा, खुद ही खराबी को पकड़ लेगा और ऑटोमेटिकली बैकअप मोड में चला जाएगा। इसका मॉडुलर डिजाइन है, यानी कि इसे फाइटर जेट और ड्रोन दोनों पर लगाया जा सकता है। डुअल लेन सिस्टम है, यानी कि एक खराब हुआ तो दूसरा तुरंत काम संभाल लेगा। और इवन दोस्तों इसके जरिए फ्लाइट और इंजन कंट्रोल का बेहतर तालमेल भी होगा, यानी कि ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में कई कंपनियों ने साथ दिया है, जैसे कि डेटा पैटर्न्स, टाटा एलेक्सी, मिस्ट्राल सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्व सेमीकंडक्टर्स आदि ने। और इस AFADEC बनने के बाद भारत अब चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का फेडिक्स सिस्टम है। इसका फायदा हमारे AMC को मिलेगा, UCAF को मिलेगा और दूसरे एयरक्राफ्ट इंजन प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल होगा। दोस्तों रशिया ने एक बड़ी सैन्य कामयाबी हासिल की है और इस बार रशिया ने अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को रशियन युद्धपोत से दागा गया है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि मिसाइल सीधे ऊपर गई और फिर टारगेट की ओर तेजी से बढ़ी। मिसाइल ने सीधे निशाना लगाकर अपने लक्ष्य को तबाह किया। ज़िरकॉन मिसाइल की बात की जाए तो उसका नाम 3M22 ज़िरकॉन है। 400 से 1000 किलोमीटर रेंज है, 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड ले आ सकती है, स्पीड मैक 9 है, जमीन और समुद्र दोनों पर मार करने में सक्षम है। रशिया का कहना है कि यह मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक अपने टारगेट को बिल्कुल बर्बाद कर देगी।
वहीं भारतीय नौसेना 4.5 से 5 मेगावाट का इलेक्ट्रिकल प्रपल्सन मोटर खुद बनाने की तैयारी कर रही है। इसका इस्तेमाल भविष्य के देसी डीजल सबमरीन यानी कि प्रोजेक्ट 76 में किया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल फीचर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि पावर 4.5 से 5 मेगावाट होगी, वोल्टेज 304 से 560 के बीच होगा, लोड 50 किलोवाट से लेकर 4000 किलोवाट तक होगा, डीसी इनपुट प्लस कन्वर्टर सिस्टम होगा, बैटरियों को सीरीज प्लस पैरेलल मोड में चलाने की क्षमता होगी, इंटीग्रेटेड कूलिंग सिस्टम होगा और ये सिस्टम भारत में बनने से विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटेगी और नौसेना को मिलेगा असली मेड इन इंडिया सबमरीन इंजन। तो फिलहाल ये थे अब टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।